हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। कि अगर कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस है कुछ, अगर उस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए तो क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया जाए तो क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई जगह पे क्वेश्चन आता है कि फिजिक्स में अब एक इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। क्या पढ़ते हैं? रेजिस्टेंस बॉक्स। उसमें सवाल आता है कि वो जो वायर है वो नाइक्रोम वायर नॉर्मली क्यों काम में लिया जाता है, कि जो वायर उसके अंदर लगा हुआ होता है रेजिस्टेंस बॉक्स में, मे बी एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो, वो सेम वायर क्यों लेते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स मतलब एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें जगह जगह क्लैंपिंग के लिए अलग अलग स्विचेस होते हैं। जितना स्विच आप बाहर आउट करोगे उतना ही रेजिस्टेंस उसमें सर्किट में काउंट होगा। सवाल ये आता है कि वहां किसी भी वायर को क्यों काउंट किया जाता है, क्यों कंसीडर उसी वायर को किया जाता है। तो वहां जो चीज काम में आएगी वो आएगी टेम्परेचर का इफेक्ट। तो आज का टॉपिक क्या है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। कि रेजिस्टेंस पे टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। इसमें हमें तीन अलग अलग केस समझने होंगे, पहले कंडक्टर के लिए, फिर सेमीकंडक्टर के लिए और फिर इंसुलेटर के लिए। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं फॉर कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर उस मटेरियल को बोलते हैं जिसमें बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, एक्सेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे ये मान लो कोई वायर है जो घर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम में लेते हैं, उसको हम कंडक्टिंग वायर बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? कंडक्टिंग वायर वो वायर है जिसमें एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हमें दिए हुए हैं। अब करना क्या है, एक बार हम इनको लो टेम्परेचर पे फ्लो करवाएंगे, एक बार हाई टेम्परेचर पे। तो देखो, ये मान लो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, वायर पे अप्लाई कर दे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज रखते हैं पहले किस डायरेक्शन में जा रहे थे? पॉजिटिव में। अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो क्या बोलेंगे? इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा दें तो क्या होगा? देखो, जो इलेक्ट्रॉन पहले इजीली चल रहे थे, अब इनको जब हीट मिलेगी, जब यहां से आप गर्म करोगे या टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर से हीट बढ़ेगी, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने की वजह से इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, ये और तेज चलेंगे। अब जब जल्दी चलेंगे, वेलोसिटी इनकी बढ़ जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन पहले 10 सेकंड में दूसरे से टक्कर करता था, कोलिजन करता था, वो और जल्दी स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक की स्पीड बढ़ जाएगी, जल्दी जल्दी स्ट्राइक करने लगेंगे। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले इजीली चल के दूसरे प्लेट की तरफ जा रहे थे, अपोजिट टर्मिनल की तरफ जा रहे थे, उनको ज्यादा स्ट्राइक या ज्यादा कोलिजन की वजह से पहले के कंपैरिजन में ज्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएटेड होंगे, या उनको ज्यादा रुकावट चलने में होगी। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन obstacles in path of electrons will be increased। तो ऑब्स्टेकल ये किसको शो करता है? रेजिस्टेंस को। तो हम क्या कह सकते हैं? ड्यू टू इट रेजिस्टेंस विल इंक्रीज। तो यहां से हम कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टिंग मटेरियल के लिए, फॉर एग्जांपल हम कॉपर ले सकते हैं, एल्यूमिनियम ले सकते हैं, इनके लिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। जो रिलेशन यहां दिया जाता है उसको लिखते हैं R इज इक्वल्स टू R नोट 1 प्लस एल्फा टी। कई जगह इसको डेल्टा टी भी दिया है, वो हम क्वेश्चन करेंगे, उस टाइम पे एक्सप्लेन करेंगे। यहां R नोट क्या है? टेम्परेचर एट 0 केल्विन। 0 केल्विन का जो रेजिस्टेंस है उसको R नोट बोलते हैं। 1 है, T क्या है? टेम्परेचर है, और जो अल्फा है ये क्या है? टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट। इसको रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट बोल सकते हो, टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट बोल सकते हो, कोई इंपैक्ट इससे नहीं आएगा। बात सिर्फ ये है कि अगर T इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है,
तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इसकी वजह से उस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यहां पे हम कह सकते हैं कि जो अल्फा है ये कंडक्टिंग मटेरियल के लिए कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। ये कैसे मटेरियल थे, कंडक्टिंग मटेरियल थे। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर की, फिर करेंगे दोनों के एक एक एग्जांपल। तो पहला कौन सा था, कंडक्टर जिसके लिए टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट पॉजिटिव है। टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। अब चलते हैं सेमीकंडक्टर में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस फॉर ए सेमीकंडक्टर। देखो अगर आपने अभी 12th क्लास स्टार्ट की है या पूरा 12th का फिजिक्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो हो सकता है सेमीकंडक्टर वर्ड आपका सुना हुआ नहीं हो। दो वर्ड हो सकता है आपके सुने हुए हो, एक जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर और दूसरा जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। अब सवाल ये उठता है कि ये सेमीकंडक्टर क्या है। देखो कंडक्टर वो है जिसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन हो, अनलिमिटेड कितने भी हो सकते हैं। जबकि इंसुलेटर जो है ये वो होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक वुड, लकड़ी की तरह, जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है। करंट फ्लो क्यों नहीं होता है, क्योंकि करंट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है तो करंट फ्लो नहीं होगा। अब इन दोनों के अलावा जो थर्ड मटेरियल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो ये कोई वायर है, सेमीकंडक्टर में लैक ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहां तो एब्सेंस है, यहां एक्सेस है। यहां पर क्या है, एब्सेंस है, यहां पे एक्सेस है, लेकिन यहां जो है ये लैक है। लैक का मतलब ये है यहां पे एक हो सकता है, दो हो सकता है, मान लो यहां पे दो फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इनिशियली ये दोनों रेस्ट पे मस्त सो रहे हैं। अब अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे यहां पे अगर हम गर्म कर दें तो ये इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी। अभी जैसे हमने बात की थी कंडक्टर के लिए कि अगर इलेक्ट्रॉन्स को गर्म किया जाए तो उनके पास में क्या आती है, फ्री काइनेटिक एनर्जी। तो जब काइनेटिक एनर्जी उनके पास आएगी तो ये चलने लगते हैं। पहले जो रेस्ट में था, मतलब बैठा हुआ था, अब ये मूविंग कंडीशन में आ जाएगा, चलने लगता है। जो रेस्ट में था वो किस में आ गया है, मूविंग में। रेस्ट में जब कोई बॉडी होती है तो उसमें करंट होता है कम, करंट की वैल्यू क्या थी, कम थी। अब अगर ये चलने लगते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी वायर में इलेक्ट्रॉन्स चलने लगेंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाई। तो हम कह सकते हैं कि यहां से करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब करंट किसी मटेरियल में तब इंक्रीज होता है जब उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाए, डिक्रीज। तो यहां से इस पूरे एक्सप्लेनेशन से हम क्या कह सकते हैं, इफ टेम्परेचर ऑफ ए सेमीकंडक्टर is increased, then its resistance will be decreased। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जो रिलेशन हमने कंडक्टर के लिए लिया था R इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, वही रिलेशन यहां आकर हो जाएगा R इज इक्वल्स टू आर नोट 1 माइनस एल्फा टी। जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट यहां पॉजिटिव था, किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए। कंडक्टर वो जिसमें एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो, वही अल्फा जो वहां हम पॉजिटिव ले रहे थे, उस अल्फा की वैल्यू सेमीकंडक्टर के लिए नेगेटिव हो जाती है। तो अगर यहां टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, इस वजह से रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो यहां से पहली चीज जो हम समझ सकते हैं वो ये है कि किसी सेमीकंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है। तो क्या आंसर दे सकते हैं, नेगेटिव होती है। अब एक क्वेश्चन कई बार हमसे पूछा जाता है कि इफ टेम्परेचर ऑफ ए सिलिकॉन एंड कॉपर वायर इज
decreased, then find the change in resistance of each। तो दोनों के रेजिस्टेंस में क्या चेंज होगा। देखो मटेरियल हमें दो तरह का दे रखा है, एक सिलिकॉन और एक कॉपर। बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो सिलिकॉन है ये होता है सेमी कंडक्टर, जबकि जो कॉपर है ये होता है कंडक्टर। ठीक है, तो सिलिकॉन के लिए जब हम करेंगे तो सिलिकॉन का रिलेशन था R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 माइनस अल्फा टी, क्योंकि ये क्या है, सेमी कंडक्टर है। इसके लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस क्या होता है, कम। अगर टेम्परेचर कम करते हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा। जबकि कंडक्टर के लिए क्या था, R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा टी। यहां अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज। टेम्परेचर कम करते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज। क्वेश्चन ये था इफ टेम्परेचर ऑफ सिलिकॉन एंड कॉपर वायर इज डिक्रीज, या इसमें यूं भी लिखा हुआ आ सकता है यहाँ कूल, कि अगर दोनों को ठंडा किया जाए। ठंडा करने का साफ मतलब है कि हम उसका टेम्परेचर क्या करने जा रहे हैं, कम। तो यहां से क्या समझ में आता है कि जो सिलिकॉन वायर है इसका टेम्परेचर अगर कम करेंगे तो सिलिकॉन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिलिकॉन रेजिस्टेंस ये इंक्रीज हो जाएगा, जबकि जो कॉपर वायर है इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। ये था क्वेश्चन। हमने दो तरह के मटेरियल की बात की, कंडक्टर की और सेमीकंडक्टर की, दोनों की बात हो चुकी है। अब तीसरे तरह के मटेरियल वो आते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर वो होते हैं जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अगर मान लो ये वुड है, वुड का मतलब आप लकड़ी से ले सकते हो। अब करंट तो फ्लो वुड में ऑलरेडी करना था ही नहीं। क्यों नहीं करना था, क्योंकि करंट कहां से फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब अगर इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो करंट फ्लो कहां से करेगा, नहीं करेगा। तो यहां पे करंट की वैल्यू क्या थी, 0 थी। और 0 क्यों थी, बिकॉज देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या करते हैं, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, अगर टेम्परेचर की वैल्यू इंक्रीज कर दी जाए तो क्या होगा, यहां से अब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो चेंज तो तब आएगा जब इलेक्ट्रॉन हो, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो डिक्रीज हो। अगर है ही नहीं तो कोई चेंज आना नहीं है, नो चेंज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। या आप सिंपली समझ सकते हो, अगर आप एक के पास एक लकड़ी है, उसको आग में डालोगे तो क्या होगा, वो जल जाएगी। तो सिंपली यहां से क्या कह सकते हैं, इट विल बर्न आउट, ये जल जाएगी। रेजिस्टेंस पे कोई चेंज नहीं आएगा। जिसकी रेजिस्टेंस पहले से इनफाइनाइट है, आगे इलेक्ट्रॉन भेज ही नहीं रहा है, उसमें क्या चेंज आना है, कोई नहीं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है। चेंज इसलिए नहीं था क्योंकि पहले से रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, और ये और ज्यादा इसमें चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि चेंज तब होगा जब इसमें इलेक्ट्रॉन हो। अगर इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो चेंज आने के चांसेस क्या हो जाते हैं, कम। अब हम यहां से समझते हैं एक बात को, पूरे फिजिक्स में टेम्परेचर जो है, हम ये पढ़ते हैं कि जो फिजिक्स में हम यूनिट्स लेते हैं, ये यूनिट दो तरह की लेते हैं। पहले, बहुत पहले का जब टाइम था तब एक यूनिट चलती थी जिसको बोलते थे सीजीएस। C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम एंड S फॉर सेकेंड। ठीक है, अब सीजीएस के बाद में जो सिस्टम आया वो था MKS। M फॉर मास, सॉरी M फॉर लेते थे मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। इस MKS सिस्टम को टाइम के साथ मॉडिफाई करके एक नया नाम दिया गया जिसको बोलते हैं SI सिस्टम। ये ऑलमोस्ट इसके इक्वल है, कुछ चेंज इसमें किए गए थे। SI सिस्टम में हम पूरी फिजिक्स लेके चलते हैं, मतलब डिस्टेंस को मीटर में लेते हैं, मास को किलोग्राम में लेते हैं और टाइम को सेकंड में लेते हैं। पूरे फिजिक्स में जो टेम्परेचर है उसकी SI यूनिट हमें बताई जाती है केल्विन। ये किसमें लेना है, केल्विन में। कंप्लीट फिजिक्स में दो ही ऐसे पार्ट है जहां टेम्परेचर को केल्विन में नहीं लेकर सीधा सेल्सियस में भी काम में लिया जा सकता है। क्या नोट लगाएंगे, इन कंप्लीट फिजिक्स there is
only two part where temperature may be used इन डिग्री सेल्सियस। इसको किस में ले सकते हैं? सेल्सियस में। केल्विन में चेंज करना जरूरी नहीं होता है। ये दो चीजें कहां कहां है? एक तो हम जो 11th का चैप्टर पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर, इस हीट ट्रांसफर में एक टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जब हीट ट्रांसफर में आपको पढ़ाऊंगा वहां भी ये चीज रिमाइंड करवा दूंगा। इसमें टेम्परेचर को किस में लेते हैं? सेल्सियस में। और दूसरा जो हमने अभी पढ़ा था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, फॉर्मूला था R इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, R इज इक्वल्स टू आर नोट 1 माइनस एल्फा टी। एक था कंडक्टर के लिए और दूसरा था सेमीकंडक्टर के लिए। इसमें भी अगर ये अल्फा सेल्सियस के टर्म में दिया हुआ हो तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर निकालते वक्त टेम्परेचर को सीधा सेल्सियस में लिख दिया जाता है। अब मैं आपको इन दोनों के एक एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं कि कैसे ये हमारे एग्जाम में काम आता है। बेसिक थ्योरी जो थी उन्हें आपको एक्सप्लेन कर देती है, बाकी का कंसेप्ट आपको न्यूमेरिकल से समझ में आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं यहां से। मान लो दे रखा है दैट टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट ऑफ ए conducting material is 0.00125 degree Celsius inverse. If its resistance is 1 ohm at, और बोल दे R ohm at 100 degree Celsius, then at which temperature its resistance will be double। देखो क्या दे रखा है हमें कि एक मटेरियल है कंडक्टिंग मटेरियल जिसके लिए जो टेम्परेचर रेजिस्टेंस कोफिशिएंट है वो दे रखा है 0.00125 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। इफ इट्स रेजिस्टेंस इज R ohm at 100 डिग्री सेल्सियस। अब कंडक्टिंग मटेरियल के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था? R इज इक्वल्स टू आर नोट 1 प्लस एल्फा टी। अब ये बोलता क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना है? R ओम है। तो किस टेम्परेचर पे ये डबल मिलेगा? पहले से कितना हो जाएगा? डबल। तो देखो मान लो ये R है, R नोट 1 प्लस एल्फा कितने पे है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। अब कितना हो जाएगा? 2R कितने पे? 1 प्लस एल्फा इंटू टी पे। ऐसे क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो दो बार सेम इक्वेशन लिखा जाता है अलग अलग वैल्यूज के लिए। एक बार जो टेम्परेचर गिवन होता है उसके लिए और एक बार जो टेम्परेचर हमें निकालना होता है उसके लिए। अब दोनों को क्या कर दें? डिवाइड कर दें। दोनों साइड से अगर डिवाइड करेंगे तो R से R कैंसिल, R नोट से R नोट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 प्लस 200 एल्फा इज इक्वल्स टू 1 प्लस एल्फा टी। ये इधर 1 आएगा तो 2 माइनस 1 1 बचेगा 1। यहां पे क्या बचता है? प्लस 200 इंटू एल्फा। एल्फा कितना है? 0.00125 अपोन ये एल्फा आएगा नीचे तो ये आएगा 0.00125 इज इक्वल्स टू टी। देखो ये 2 जीरो से यहां से पॉइंट हटके आ जाएगा यहां, तो ये बचेगा 0.125 इंटू 2, यह आएगा 0.250। तो t इज इक्वल्स टू लिखा जाएगा 1.250 अपॉन 0.00125। क्या करेंगे? ये पॉइंट 3 डिजिट के बाद में है, इसको यहां से हटा के लगा देंगे यहां। दोनों को हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो और आ जाएंगे, तो ऊपर आएगा 125,000 अपॉन 125। कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा? 1000। यानी टेम्परेचर कितना डिग्री हमें करना होगा? 1000 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमसे टेम्परेचर का इफेक्ट पूछा जाए तो क्या चीज याद रखेंगे कि दो बार इक्वेशन हमें यूज करना है। एक बार जो टेम्परेचर की गिवन वैल्यू है उसके लिए और एक बार जो टेम्परेचर हमसे पूछ रखा है उसके लिए। दोनों बार दो इक्वेशन बना के जब हम इनको डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से
तो जो डिजायर्ड टेम्परेचर की वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ये था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किस चीज पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वायर का, किसी कंडक्टिंग मटेरियल या सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर के साथ किस तरह से चेंज होता है। अब हम चलेंगे, हमने बात की थी कि इस चैप्टर में एक दो छोटे डेरिवेशन बच गए हैं, उनको डिफाइन करेंगे। उससे पहले चलते हैं कंडक्टिविटी पे। किस पे चलते हैं, कंडक्टिविटी। तो आओ, कंडक्टिविटी क्या है, कंडक्टिविटी इसको लिखते हैं सिग्मा से। देखो सिग्मा क्या है, कल हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि R इज इक्वल्स टू होता है रो एल अपॉन ए। इस R को यहां हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, L को बोलते हैं लेंथ, A को एरिया, और इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस रो के रिवर्स को, इस रो के रिवर्स को इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी सिग्मा जो है वो रो से क्या होती है, अपोजिट होती है। ये भी किस पे डिपेंड करती है, मैटर के नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। रो रेजिस्टिविटी है जबकि सिग्मा कंडक्टिविटी है। तो जो छोटे डेरिवेशन थे उनमें एक डेरिवेशन हमारे काम में आता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन J एंड सिग्मा। J में और सिग्मा में क्या है। देखो रिलेशन हमसे जब पूछा जाता है तो कहां से स्टार्ट करेंगे, J क्या होता है, करंट डेंसिटी होती है, जिसको हमने कल पढ़ा था या लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। J इज इक्वल टू होता है I बाई A। I क्या है, करंट है, जिसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन R, ये लिख दिया यहाँ पे A। अब V देखो, याद करो जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हैं तो दो रिलेशन हमारे पास आते हैं कि E इज इक्वल्स टू होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, या इसको हम लिख देते हैं E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर इंटू आर। इस के क्यू अपॉन आर को बोलते हैं V। तो E इज इक्वल्स टू आता है V बाई आर, या V इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं E इंटू आर। इस R को लेंथ लिखते हैं, इसलिए इसी फॉर्मूले को जब हम यहां काम में लेंगे तो V की जगह लिखा जाता है E इंटू एल। E है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो V की जगह क्या लिख दें हम, E इंटू एल अपॉन R इंटू ए। E एज इट इज, L एज इट इज, R का अभी हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, रो एल बाई ए। तो यहां पे क्या लिखेंगे, रो एल बाई ए। एरिया एज इट इज है, एरिया से एरिया, इससे ये J है, 1 अपॉन रो को क्या बोलते हैं, सिग्मा। तो यहां से जो रिलेशन आता है वो आता है J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E। J क्या है, करंट डेंसिटी है, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी है, और E क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो किसी वायर के ऊपर अप्लाई किया गया है। ये डेरिवेशन कई बार बोर्ड एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, या इस पे न्यूमेरिकल या कोई थ्योरी का क्वेश्चन भी हमसे पूछा जा सकता है। तो J इज इक्वल्स टू लिखा जाता है सिग्मा इंटू ए। ये था कंप्लीट चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स अच्छे से देख लिए हैं तो इसके बाद अगले लेक्चर में हम जो करेंगे वो करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। कितने हमें दे रखे हैं उन सबको हम करने की ट्राई करेंगे, किसमें, करंट इलेक्ट्रिसिटी की एनसीईआरटी की बुक के साथ में। तो इस पूरे चैप्टर को आप अच्छे से एक बार अगर आपने नोटबुक में नोट किया है तो ठीक है, वरना इसकी प्लेलिस्ट में बना देता हूं, वहां से आप इसको रिवाइज कर लेंगे। रिवाइज करने के बाद हम इसमें क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। वो तभी हो पाएंगे जब आप पहले सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टॉपिक क्या क्या थे इसमें, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ चुके हैं हम, नंबर 2 ओम्स लॉ पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस एंड इट्स कॉम्बिनेशन पढ़ चुके हैं, फिर आता है सेल पढ़ चुके हैं, फिर आता है किरचॉफ लॉ पढ़ चुके हैं, फिर आता है व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज, ये भी पढ़ चुके हैं, और लास्ट आता है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन।
इन सबको अगर आप रिवाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर में जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। रिवाइज करते रहिए। टेक केयर, बाय।